किन संभावनाओं से दो चार होंगे। और क्योंकि ये जो स्थितियां हैं ये तो हम सभी जानते हैं कि मतलब जो भी ये जो ले ऑफ होंगे या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या 2 महीने का जो ये समय जो स्लो डाउन का हुआ है, इसका प्रभाव मतलब आंकने के लिए अभी ना हमारे पास सही रूप से डेटा भी उपलब्ध नहीं है, और हम एक तरह से एक अंदाज लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम लोगों को हमेशा आगे की तरफ देख करके और आगे की तरफ बढ़ करके सोचना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इस प्रबुद्ध जो सभा है उसमें ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। प्रोस्पेक्ट्स क्या है इस जो अनलॉक फेज जो अब स्टार्ट हो रहा है इसके, और किस तरह से हम लोग खुद को तैयार कर सकते हैं कि क्योंकि ये तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, यहाँ पर सभी विशेषज्ञ हैं और सब लोग जानते भी हैं कि जो स्थितियां आ रही हैं वो शायद मुश्किलतम समय है। चाहे ग्रेट डिप्रेशन से आप इसको कंपेयर कर लीजिए, चाहे 100 वर्ष पूर्व की एक स्थिति से इसको तुलना कर लीजिए, ये वाकई में एक बड़ा ही कठिनकारी समय आया है। लेकिन फिर भी हम लोग तो एक विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं और क्या हमारे प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए, हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। मैंने इस पर अपना जो उद्बोधन है, वक्तव्य है, उसको तैयार किया है। और मैं ये चाहूँगी कि सिर्फ मैंने महिलाओं के परिदृश्य में तो इसको नहीं रखा है। हालांकि प्रभाव जो है अगर महिलाओं के ऊपर समीक्षा करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी इसमें समय भी चाहिए जिससे हम उसके प्रभावों की समीक्षा कर सकें। हमारे पास कुछ डेटा और भी आना चाहिए। अभी 30 मई को ही जो वर्कशॉप हुई थी उसमें काफ़ी सारी बातें कही गई थी जो महिलाओं से संबद्ध थी लॉकडाउन पीरियड में। तो आज की ये जो मेरी प्रस्तुति है इसमें मैं बात करूंगी भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या संभावनाएं हैं। कोविड-19 के जो फलस्वरूप लॉकडाउन हुआ था और इसके बाद जो है जो हम अनलॉक फेज अब स्टार्ट हम इसमें जा रहे हैं, तो इसमें क्या हमारी संभावनाएं होनी चाहिए, क्या हमारा प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, उस पर मैं आज चर्चा करूंगी। निश्चित रूप से जो ये महामारी फैली है इसका और इसके फलस्वरूप जो लॉकडाउन एक मजबूरी बना सभी राष्ट्रों के लिए विश्व भर में, उसके फलस्वरूप हाँ हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर बहुत प्रहार पड़ा और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो इसके फलस्वरूप नीचे ही आ गई है। तो अगर हालांकि कभी भी वक्तव्य शुरू नहीं करते हम ऋणात्मक स्थितियों को देखते हैं, लेकिन क्योंकि विषय ही ऐसा है, तो पहली बात तो ये है कि इस महामारी के फलस्वरूप सभी क्षेत्रों में या सभी अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर्स हैं उन पर एक विपरीत असर पड़ेगा। हर प्रकार का बिजनेस जो है, हर प्रकार के बिजनेस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस जो हैं अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग क्षेत्रों के, वो कुछ इस प्रकार से हैं कि एक सेक्टर अगर इनपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो वही दूसरे का सेक्टर का आउटपुट कंज्यूम भी कर रहा है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, तो firstly the hard reality of COVID-19 is that it has taken a gloomy toll on Indian economy, and the outlook is such like that it is going to be reversed in a few weeks। ऐसा नहीं हम सोच सकते या ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें रिवर्सल हो। लेकिन क्या बात है कि हमारी जो है इसका बचाव का रास्ता इतना दुर्गम था कि मतलब हम अगर महामारी से तो बच गए हैं, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी है वो इस महामारी से बचने की उस राह पर, या जो लॉकडाउन की जो वो प्रक्रिया थी
इसके कारण कुछ ऐसी मंदी की चपेट में आ गई है कि अब हमारे लिए उससे उबरना, जिस प्रकार से हमारे लिए एक पैंडेमिक से उबरना एक चुनौती था, उसी तरह से हमारे लिए इस लॉकडाउन से उबरना भी एक चुनौती बन गया है। क्या हम सोच सकते हैं कुछ वैश्विक घटनाएं जो सब जानते हैं, जिनको मैं यहाँ पर दोहराना ज़रूरी नहीं समझती, और उसका कारण ये है कि किसी राजनीतिक उसमें ना जाते हुए सीधे तौर पे बात करी जाए कि इस समय भारत के सामने या भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट द इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग या व्हाट द इंडियन इकोनॉमी इज हैविंग। पहली चीज़, ऐसा नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पर किसी भी नेचुरल रिसोर्स या रॉ मटेरियल की कमी थी, या हमारे पास कोई ऐसी लैक ऑफ मैन पावर था या कुछ ऐसा था। लेकिन पिछले 20 वर्षों में चाइनीज अर्थव्यवस्था की जो विकास हुआ या उन्होंने जो तीव्र प्रगति करी, उसकी वजह से दे हैव बिकम अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो शिफ्ट हो गया था चाइना में। और इसका अब जो परिणाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन है, तो हमारे सप्लाई चेन में अब ब्लॉकेजेस आने या वो शॉर्टकमिंग्स होने एक स्वाभाविक। भारत में क्या इसके परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलने वाला है? क्योंकि अब जो विकसित देश हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, वो ये चाहते हैं कि वो चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट करें, और शिफ्ट करने के लिए जो दूसरी स्थान उनको जो विश्वस्त स्थान दिख रहा है वो भारतीय अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ का बाजार भी बहुत बड़ा है, यहाँ पर land भी है, यहाँ पर प्राकृतिक साधन भी हैं, प्राकृतिक संसाधनों की भी कमी नहीं है। और इस वजह से, और दूसरी वजह ये कि क्यों एक ही राष्ट्र पर सारा विश्व निर्भर हो अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये बात भी सबके दिमाग में आ रही है। तो इसलिए ये जो कोविड के फलस्वरूप जन्मा है, या कोविड के फलस्वरूप जो आई हैं हमारी अर्थव्यवस्था के सामने, वो मंदी के साथ साथ एक प्रकार अपॉर्चुनिटी भी लाई है, जिसमें अगर हमारा इंडस्ट्रियल नेटवर्क अच्छा है, हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो अच्छे हैं, साथ ही हमारी जो चीफ वर्कफोर्स है उसको हम सही या जुडिशियस वे में यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हम मैन्युफैक्चरर्स अराउंड द वर्ल्ड को अपने यहाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए बुला सकते हैं, उनको आमंत्रित कर सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन्होंने इस पैंडेमिक की मार सही है, और उन क्षेत्रों पर चर्चा करने से पहले मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगी कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको अब हम एज एन एडवांटेजियस पोजीशन में देख सकते हैं, जिन पर जो है इस बात से प्रभाव पड़ेगा कि हाँ, ये जो कोविड के बाद वाला समय है उसमें इंडियन इकोनॉमी इज एट एन एडवांटेजियस। तो है आपका केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड फार्मा। एग्रीकल्चर जो है एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है, और उसको मैं इस समय नहीं यहाँ पर डील करना चाहूँगी, पर ये कुछ क्षेत्र जो केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और फार्मास्यूटिकल्स, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारतीय अर्थव्यवस्था के पास एक एडवांटेज है, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल भी है। हालांकि ये भी सच है कि हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करती हैं, लेकिन इसके दूसरे कारण थे कि चाइनीज़ रॉ मटेरियल वाज चीपर दैन इंडियन, तो इसीलिए हमारी डिपेंडेंस थी। लेकिन जब हम आत्मनिर्भर भारत की बढ़ रहे हैं, तो अब हमें अपने ही रॉ मटेरियल्स और अपने ही संसाधनों के साथ जो है वो आगे बढ़ने के तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि 4 फेज़ हुए हमारे लॉकडाउन के, और अब जो है सभी जगह एक
चीज़ जो महसूस की जा रही थी, क्योंकि लॉकडाउन के प्रभाव जो हैं वो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज सेक्शंस पर पड़ते हैं। तो इसलिए जितने हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उन्होंने भी ये महसूस किया कि अब हमें एक एक सेफ पैसेज प्लस एक वेल क्राफ्टेड पैसेज निकालना होगा, जिससे कि हम इस लॉकडाउन के फेज से अनलॉक के फेज की तरफ जाएं। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे पास 3 जोन्स बनाए गए हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके जो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स हैं वो हो सकता है वो अलग अलग जोन्स में फॉल करें, और इस वजह से ऐसा हो कि अनलॉक फेज तो स्टार्ट हो, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट या कमर्शियलिस्ट के लिए ये पॉसिबल नहीं हो कि हम इस तरह से इसको ओपन अप करें या किस तरह से हम इस अनलॉक फेज का फ़ायदा उठाएं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन जो है, इसके लिए एक उन्होंने ड्राफ्ट बनाया है, अपना उनका एक बना है कि किन सेक्टर्स से हम मेनली स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे इसमें उनका ये कहना है कि हम 4 चीज़ें ले लेते हैं हर सेक्टर के बारे में। क्या वो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज में आता है, या वो लेबर इंटेंसिटी उसमें कितनी है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितनी है, और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कितनी है। इसके आधार पर हम 3 स्टेजेस बना सकते हैं, और इन 3 स्टेजेस में हम उन सेक्टर्स को डिवाइड करके जितनी जितनी उनकी मतलब इफ़ दे पर्टेन टू एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज तो हम उनको फर्स्ट स्टेज में खोलें, सेकंड स्टेज में और ऐसे सेक्टर्स को इन्वॉल्व करें और उनको अनलॉक करें, रीस्टार्ट करें, जो कि हमारे एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड हैं, लेबर इंटेंसिव हैं, और जिनमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। और थर्ड स्टेज में ये कहना है कि सभी सेक्टर्स को समान रूप से खोल देने में ही जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था जो है उसकी सप्लाई चेन को मैनेज करना इजी हो जाएगा। और ये जो ओपनिंग अप या अनलॉकिंग है, ये 3 to 4 वीक्स में विद सोशल डिस्टेंसिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ कर दिया जाए तो अच्छा है। रीस्टार्ट होने में और रीस्टार्ट करने में कई सारे दिमाग में चीज़ें आती हैं कि व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर रिकवरी, क्योंकि हमारी रिकवरी किस तरह की होगी ये हम सभी सोच रहे हैं। इफ़ आवर रिकवरी विल बी वी शेप्ड और इट विल बी एल शेप्ड, क्या होगा हमें भी नहीं पता है। इट इज़ टू अर्ली टू कॉन्टेम्पलेट ऑन इट। और ग्रेट डिप्रेशन या किसी और पहले की स्थिति से इसको कंपेयर करना भी ठीक नहीं है, बिकॉज दिस क्राइसिस इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सटर्नल शॉक, एंड most of the economies were within the range of normal and not in the best of their health। हम ये भी नहीं कह सकते कि इससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में थी, या हमारे यहाँ रोजगार की कोई भी कमी नहीं थी, या किसी भी प्रकार की हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं थी। तो ऑलरेडी हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ समस्याएं रही हों, और वो समस्याएं जो थी वो इससे ज़्यादा एग्रेवेट हो गई क्राइसिस की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट हिट सेक्टर्स लॉकडाउन के बाद अफेक्ट होंगे वो हमारे हैं ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म इंडस्ट्री सेक्टर। तो मैं थोड़ा सा इसी पर कंसंट्रेट अब करूँगी कि क्योंकि एक्सपर्ट्स फील कर रहे हैं दैट देयर विल बी मिलियंस ऑफ जॉब लॉसेस इन दीज सेक्टर, और बहुत सारे लोग हैं जिनको ले ऑफ्स का सामना इस समय में करना पड़ सकता है। ले ऑफ्स के कारण और मतलब जो अनसर्टेनिटी उसकी वजह से होती है, इसको हम रिवर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर हम जो है वो यहाँ पर हम जो है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की तरफ इस समय देखा जा रहा है कि वो शायद हमारी इकोनॉमी को रीबाउंड करने में हेल्पफुल हो सकता है। तो किस तरह से हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इन्वॉल्व करें जिससे कि वो हमारे
जो वर्स्ट हिट सेक्टर है, क्योंकि हमारा ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर है, इसको रिवाइव करने में हेल्प करें। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए और जिनकी चर्चा भी की जा रही है। तो वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम चाहें तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है, इसको हम बढ़ाने की तरफ ध्यान दे सकते हैं। सेकेंडली, हमारी कंट्री जो है वो मेडिकल टूरिज्म के लिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन सकती है, और बहुत सारे साउथ एशियन कंट्री, प्लीज समराइज। अच्छा, समराइज करना, मैं समराइज ही कर रही हूँ। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी मेडिकल टूरिज़्म पर हमारी कंट्री में आना चाहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो क्राइसिस है इससे हमें निकलना है, तो कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान देनी है वो है लाइवलीहुड सिक्योरिटी हमारी, जो कि हर लेवल पर इसको इंश्योर करना है। फूड सिक्योरिटी एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन मस्ट ऑल्सो बी इंश्योर, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ जाना चाहते हैं और हम लोकली एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी में इमर्ज करना चाहते हैं। तो हमारे लिए जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम्स, इनको यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और हायर एजुकेशनल ऑनलाइन पोर्टल मीडियम से ज़्यादा पॉपुलराइज करने से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने से हम इस क्राइसिस को एज एन अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं टू emerge out of this crisis, and this can also help in making India a significant actor in the global arena. I would like to end my presentation and thank you, Chairperson, thank you organizing team for giving me this opportunity. धन्यवाद सभी को। तो देखो क्या नाश्ता करके अभी नहीं उससे तुम्हारे थे हाँ रोटी सर, अब अगले वक्ता को आमंत्रित करें प्लीज। धन्यवाद अंकिता गुप्ता मैम, आपने बहुत ही कारगर विचार पेश किए। अब मैं इस बोधन की कड़ी में प्रोफेसर भावना वर्मा मैम को आमंत्रित करता हूँ कि अपने वो विचारों से। प्रोफेसर भावना वर्मा मैम। भावना मैम, आप सुन पा रही हैं? प्रोफेसर भावना वर्मा मैम, किसी तकनीकी कारण से मैम हमसे नहीं जुड़ पा रही। नहीं मैम है तो लेकिन मैम की वीडियो नहीं आ रही है, मैम की आवाज भी नहीं आ रही है। हाँ, आ गए मैम। मैम अनम्यूट कर लें प्लीज। मैम अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, आवाज आ रही है मैम की? नहीं, मैम की आवाज नहीं आ रही। मैम म्यूट तो कर दिया गया है। हाँ हाँ मैम। जी मैम अभी आई मैम। अब नहीं आ रही मैम। मैडम की ईयरफोन में प्रॉब्लम है, कहीं स्पीकर पे बात कर लें। मैम स्पीकर पे कर लें आप। ईयरफोन में कुछ दिक्कत होगी मैम, या प्लग इन थोड़ा तेजी से करेंगे उसको तो आ जाएगा। अभी भी नहीं आई मैम। हेलो भावना मैम, आप फोन से बोलिए, मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ यहाँ का। आप दूसरे फोन से बोलिए जिससे आपको ऑन रही है। आप मुझे फोन करिए और फोन से बोलिए, मैं यहाँ से ऑन करता हूँ।
मैम आवाज नहीं आ रही है। आप के भैया को फोन करिए, आपका ये ना। आप के सिंह भैया को फोन कर लीजिए मैम। मैम आपको हम लोग की आवाज आ रही है? अच्छा, तो मैम आप के सिंह भैया को फोन कर लीजिए। फोन करेंगे तो अपना फोन वहाँ रख देंगे, वहाँ से हाँ आपको फोन। हाँ हाँ हाँ। आवाज ही नहीं सुन पा रही हूँ। हाँ मैम, अभी आवाज आई है थोड़ी आपकी। मैम आप बोलें। ईयरफोन में कुछ, जी नहीं अभी नहीं आ रही मैम। ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। ऑनरेबल आप हमेशा से ऐसी रहती हैं, तकनीकी ने कठिन कर दिया। जी आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर TN सिंह जी, फर्स्ट लेडी ऑफ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, respected KK Singh ji, my colleague, my fellow and convener of NSS Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, and also convener and coordinator of Deen Dayal Upadhyay Shodh Sanstha and his organizing team of this national webinar, Dr. Urvijita Singh ji, Dr. Parijat Singh ji, and all the distinguished speakers, and Dr. Meena Chaube ji, political activist, thinker, and UGC cell coordinator, Professor Niranjan Saidi, and all the audience over there. Good afternoon to all of you. Since last day we are talking about the women issues and all the issues related to the women health and mental health. And here I am also sharing my some views, but some technical issue I am not able to share my screen or PPT. Maybe there is a problem of their side or my side. But from my side, I am just trying to, after seeing my slide. Okay. Are you able to see my screen? Hello? No ma'am, still not ma'am. Okay. What can I say now? Sorry sir, please something is okay. I'm just yes, I'm going to share my views on my topic. Okay. There is a problem of technical problem, and I'm just speaking about what I have written about the topic of my research paper and whatever article I have written. As all you know that this year marks the 25th year of the United Nations Fourth World Conference on the Women. ये सभी आप लोग जानते हैं कि ये जो साल है हमारा संयुक्त राष्ट्र महिला का बीजिंग घोषणा पत्र का मेन फॉर एक्शन का 25वीं वर्षगांठ मना रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से 9 मार्च को ये इस बार नहीं हो पाई. Now I am talking about the role and responsibility of the women. A person can play a several role in life, and each role has different set of responsibilities. Since yesterday we are talking about the roles and responsibility of the women, and the meaning that I have perceived, a role describes the responsibility attached to it. A person who is playing a role can delegate some of his responsibility to others, but has to play a balancing role, a balancing act to fulfill his responsibility by playing various roles. There are some questions that came in my mind that in COVID-19 pandemic, who are more affected? Why women are more prone to health hazard, and what problems women are facing?
and what can be the way forward? These some questions that I am going to reflect upon. And when I am talking about the role of women, as we all know, that role of a woman that she plays as caregiver, protector, lover, affectionate, friend, motivator, teacher, helper, and all these roles are associated with the responsibility she has to perform according to the given situation. And now, as you can see that in present scenario, the women, housewife, working women, they all are playing their role very effectively and very fearlessly, I can say. And in another side that I want to say something about some working women. As we all know, there are the unorganized sector and organized sector. Unorganized sector where the women are employed as per their qualification, skills, education, training, experience. And some of them I have mentioned over here, just Anganwadi worker, A&M, nurses, sanitation workers in hospitals. They are also working in varied in hospitals, and in education sector, in private and public schools. They are teacher in schools, colleges, universities, lecturer like us, professor like us, and research center. The women are employed everywhere, but the ratio of employment can be vary to area to area. There are clerks, police, security guard, domestic workers, and and you can also see there are the cooks, house helpers, nannies, tutors, singing, dancing teachers. They all work are related to the women. And there is another sector, manufacturing sector, construction worker, Manrega worker, and many more sectors. There are women are employed over there, and they are working. They being a working women, they are doing so much of work, and also they are earning for their life and for their family also. Women workforce, if we talk about the women workforce in India, women employed in 5 sectors, mainly the agriculture, health, education, paid domestic worker. Nearly 80% of the female workforce in India are employed in 5 sectors, and 63% of the female workforce 63% of female workforce is engaged in agriculture. This is the main sector in India where the agriculture is the main occupation. Am I audible? Hello? 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 Fully. आवाज आ रही है मैम? Okay. Carry on. Okay. When I am talking about what are the role they are now changed in COVID-19, the change role and responsibilities of the women in the COVID-19, there is the one of the most immediate impact of the pandemic has increased the care responsibility on the women. Lockdown has increased the burden of household work for all families like us. Like being a working woman, I have a dual responsibility on my at my workplace related responsibility also I am performing, and the household responsibility I am also performing simultaneously. That right now, if you will be at my home, you can see that all my kids are engaged in mobile and they all are taking their online class. So you can easily understood that can easily understand that there are lots of work they are doing at home, and they have to homeschool, fed, and entertain also. The children who are with their kids, with their parents, the parents are having a dual responsibility to entertain them always, and to make them happy always, because they don't have any option to go out, and now the parents are having so much of responsibility to make them entertainment all the time. And one of the important aspect is that the elderly at home, they are at very risk. They are at risk and have to be attended with much care and greater care than they usually take. They usually taking at home. And when we talk about the patient who are having a chronic illness, at being at home, they need proper treatment and care nowadays, because lockdown, they are not able to attend or proper prescription from the doctor.
So this is the main important aspect that I want to share, that the role and responsibility have totally changed with respect to the women who are working outside, who are working women, and the women who are housewife also. And what are the impact on the women in India? I have divided their three, as we assume that in India we have three classes of society, that high income group and middle income group and low income group. In high income group, this group of society is less affected by the COVID-19. I'm not talking about that because they have ample of arrangement for themselves. And but with regard to their health issue like anxiety, sleeplessness, depression, chronic illness, and the women of this class who are working have double burden, as they have to work from home also if they are working, and if they are doing any business or any job. And when we talk about the middle income group or medium income group, for those with secure job like us, secure job or have a regular salary, and this temporary lockdown has given a greater way to slow down. And they now there is another side of this slowdown or this lockdown, that now they have introducing or exploring their creative side also. The daily life of the middle class family always run out of the backs of the service provider like maids, driver, gardeners, washermen, garbage collector, small vendors. These all people are always there doorstep, and now these all responsibility have to done by the women who is working and also salaried person, and now she is at home. Now it has doubled the burden of it. And when we talk about the lower middle income group, this is a very large group in our society. In this group, who are already in economic and social crisis, have become more vulnerable. As we all know, since yesterday we are talking about this group, and economic insecurities has given rise to this problem. In the organized sector, labor are paid half salary, as Ankita ma'am also said about it, that the organized sector labor are being paid half salary. They are getting laid off, and they were now women will be double burdened out of it. And the effect on the girls will be, the girls may be forced to drop out from the school because they belong to a low income group of the society, so they are not able to spend more money to on girls education. And but when we talk about the boy side, the boy are always be privileged to have education. But when we talk about the girl side, the girls forced to be drop out from the school, and they have to shoulder the responsibilities of whole household for us. And it may be possible that they can be married off at very younger age, and with the implication of their health issues. Due to the low income generation by the women in this group, in lower income group, they do not have decision making power also in the family, because now they don't have money, so they do not ask for anything. And low of employment of women headed household is also a very important issue. There are women who are widows, divorcees, separated. This situation and worsen the situation, lockdown situation, and worsen their life also. And men and women, men and boys, who are always prioritized in our society because of the patriarchal society, they are more, they are availing their resources like food security, health, education, and future after the lockdown. And it will be seen in the society that resources, food security, and health education will be given to the boys first, then the girls treated secondary. And when we talk about the domestic violence, sexual and gender-based violence has increased during this crisis. When we, in the last 2014 and 16, when the Ebola and the Zika epidemic was there, it appears to, there was a lot of case about the domestic and sexual and gender-based violence, and now it is appears to be the happening now. Between the beginning of the March and April 5th, National Women Commission have received 310 grievances of domestic violence.
and 885 complaints for other forms of violence against women. Now you can imagine the situation. Many of these are domestic in nature, such as the bigamy, polygamy, dowry death, and harassment for them. Because now the women are at home, so they are easily targeted by their male partner. Women are being battered by the frustrated partner and being threatened to be kicked out of the house if they sick. If they fell sick, they will be kicked out because there are no they have don't money, they have no money to treat them, and this is the crisis situation for women. Evidence shows the destructive effect of unemployment, low income, and economic hardship on marital conflict, parenting quality, and child well-being. These are some. There are also studies are going on that all the related aspects of unemployment, low income, and lost income. Also, given the situation of marital conflict, child well-being related, and conflict in family. In China, 34% cases included domestic violence, child abuse, maltreatment, physical and emotional abuse. The Childline helpline number, which is in our India, showed that 50% of increased complaints of child abuse in India. United States of America has mentioned that they have the online complaints increased about the 200%. So now you can imagine the situation out of the lockdown, what happened to the women and what they are going through. When we talk about the reproductive health, challenges related to their access of sexual and reproductive health information services, including contraception, safe abortion, HIV medication, these have become more worse. And the women and girls who are adolescent girls who do not have sanitary napkins in outskirts of the cities, they are very deprived of the these health related issues. And according to the one of the study delivery app Dunjo, the pregnancy kit, condom, contraceptive, and sanitary napkins are the top 4 products being ordered during the lockdown. You can now this class divide and depict the darker picture of the women who do not even know and who even don't know the awareness means and knowledge about what are the services available for their life and what are the services available in government hospital in lockdown. So this is the situation that the women are going through, and there is a fear of lockdown also giving various aspect in the hospital, that however the persisting the fear of lockdown norms and catching viruses in the hospital will keep many of them away from accessing these services. This is a general mindset of the society, that if they go to the hospital to take their health services, they will catch any virus and they will fall sick and they will be infected with coronavirus. That this is the mindset in all general masses. At many households, women menstrual products are not even thought of in essential supply. So this is the real situation of lockdown, that when this is the necessary for the women, that for the reproductive health and for their menstrual cycle, there is a need of sanitary napkins always, but the service providers have not thinking about it. And when we talk about the mental health issue and psychological symptom, as I am the student of social work, and we always talk about the psychosocial problem and issues. Women have mental health issues and psychological symptom in these time are very genuine. There are lots of people who are experiencing disorientation, discomfort working from home, with the challenges of handling so many things simultaneously, as you can say, that anxiety disorder, worries about the life, career, panic reaction, if they are losing their job, their school, denial reaction, loneliness, insecurities, depression, discouragement, loss of interest in day-to-day life and activities. And there are some physical symptoms also, that low appetite, headache, irritability, neck tension, because we have to sit always in the same position. There may be a posture related problem also, sleep disorder,
They may be no sleep or nightmares, inadequate sleep or oversleeping. These are some mental health issues which should be thinking in very seriously, should be think very seriously, and where there are fear problem, unfocused, lack of concentration, fatigue, and fear of losing their loved ones. These are the mental health issues which should be taken care of. We should be taking care of to decide about the policy which are making for the women. According to the World Health Organization report, around 88.9% of the nurse and midwives in India are women. Now you can imagine the situation that the 88.9% women are nurses and midwives in India. And globally, 70% of the healthcare workers are women. And they have to be all the time shift wise in the hospital, and there is a stigma associated with these health workers, that health workers are stigmatized and evicted by their landlords and by their neighbors, as they are directly working with COVID-19 patients. So this maybe creates a stress and tension for them, because generally people think that if they are working in hospital, they may be infectious and they can spread virus to them also. There is a new aim in 29 May. Around 195 healthcare workers have tested positive for in AIMS. Till date, with over the 50 healthcare personnel, including one MBBS student, 3 resident doctors, 8 nurses, and 5 mass workers have tested positive COVID-19. Now you can imagine the situation that sanitation worker, technician worker, security guards, laboratory staff, they are in crisis situation, and they are infected, and they can these are some issues which making them very vulnerable for the society, and these health workers are stigmatized because of this coronavirus. And what can be the way forward? I have some. I have tried to um, think about some issue related action measures we can take about the role of state. What can be the role of state? State being a government has announced relief packages for poor, and it is going on now. But it is depends on the right implementation of the policies and programs. And role of civil society at large. If we see, there are if you are seeing in your place also, in Varanasi, lots of civil society are working for the downtrodden, for the destitute, for the needy. And one more thing that I want to say, that renewal rural economy and make them sustainable. This is the most important need right now. That rural economies should be renewed and sustainable, so that the migrant workers who are uh, coming back to their houses, they should be employed properly, so that they can have their livelihood. There is a need to strengthen and empower local government system. Many responses, initiatives, intervention can be identified on the needed basis. These can be these action can be treated, and one of the most important network of ASHA and Anganwadi workers should be strengthened, and their pay should be increased, because they are the first responder of the crisis. They can spread information about the pandemic in the communities, and they can monitor nutrition and health, ensure food provisions for vulnerable households, and provide counseling and help for victims of domestic violence also. And there can also be some monitoring aspect we can done, that data collection, decentralized data collection can be done, like girls who are their girls attendance in secondary school, if they are having domestic violence, and women labor force should be strengthened. As we know, during the lockdown and after the lockdown, there will be case of dropout of the girls from the school. Then the principal of school can follow up this situation, and he can make data collection of dropping the girls who are dropping out from the school, so that some policy can be made out of it.
And one more thing that I want to share about it, the Rural Women Technology Park, RWTP, at Basri, Varanasi, with the support of Department of Science and Technology, DST, helping migrant workers by giving them training and engaging them in making face masks as per the WHO guidelines. And they are giving training them, do it by yourself. They are making masks. They are also distributed these masks to the Vadagaon, Kuraipur, and Nawada village. For educated women, 30% of the, as we can say that there is a study of by the Business Insider that as per the report of online career platform Job for Her, work from home 30% job has risen in March 2020. Now you can imagine that those women who are employed and educated and now they don't have any job. This online career platform has given the report that 30% of job have risen in March 2020 job from home. This rise has been particularly noted in metro cities, including Delhi, NCR, Bangalore, Chennai, Mumbai, Hyderabad, and Pune. Yes. Ma'am, since we have time constraint, please conclude. Okay, just I am winding up. I am going to finish it. Now there is one online support system. There is a Shahadai online support. The number of their WhatsApp number is where we can have educational counseling, emotional counseling, relationship counseling, child care advices. This Shahadai online platform is giving so much of helping. They are helping those those who having any mental disorder or having mental health related problem. And now I am ending up my speech with the hope that you have patiently listened to me. Thank you for giving me that opportunity. Thank you, KK Singh ji. Hello. Thank you Hello? very much for ma'am for coming Yes, ma'am. for Yes, your ma'am. celebration, your nice celebration. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I would request Dr. Rashmi Singh ma'am to present her presentation. But there is time limit for 2 to 3 minutes, ma'am. Dr. Rashmi Singh ma'am. Ma'am, I would like to say something about ma'am. Madam Yeah, is sure. presently working in Uday Pratap Autonomous College in B.Ed department. She is an associate professor and very good known to me. Ma'am, you are most welcome. But there is a time constraint. Please limit your delivery in 2 or 3 minutes, ma'am. It is humble request to you, ma'am. Next. Okay. Thanks, Nandita. Namaste, everyone. Today I'm going to present my views on role of women's self-help groups in combating COVID-19. This year 2020 has become a crucial year for humanity as we all are facing sudden outbreak of COVID-19 and lockdown to control its spread. These two things have changed everything in our life, and now we are preparing to adopt to new changes in all areas of our life. Why coronavirus is so deadly? Why COVID-19 is so sad? Because it is a new virus for which we don't know what is the proper treatment. There is no proper medicine or vaccine. It is infectious and spreads through contact, and we can't avoid it. Now we are familiar with the words like face masks, sanitizers, and social distancing, which are the tools to combat the spread of COVID-19. Generally, the women are called homemakers as they manage household chores in odd situations also and take care of their family. The women's self-help group was started as a leap of faith. India's self-help group movement has evolved from small savings and credit groups that sought to empower poor rural women into one of the world's largest institutional platforms
for the poor. These women in India have risen to the extraordinary challenge of COVID-19 pandemic as they are playing multiple roles to combat the epidemic. They are making masks at mass level and distributing them. They are meeting shortfalls in sanitizers and protective equipment. They are running community kitchens to feed the poor and the needy. These women are fighting misinformation and creating awareness in general public. They are even providing banking and financial solutions to far-flung communities so that they may survive in this testing time. They are a ray of hope not only for the underprivileged and the downtrodden, but also for the government as they have a better understanding of the situation, being a part of it. They are unsung heroes who are trying their best to save lives silently and fighting the war against COVID-19. They are real corona warriors fighting along with medical staff and police personnel. Their contribution is beyond comparison because they are working at the root level and working with masses. And these women are into everything. Let it be packaging the food items, preparing food, distributing food, even testing. So in real sense, they are corona warriors because in general these women are not so educated, not so trained, but still they have the strong willpower to come forward and fight against this epidemic. Thank you, everyone. Thank you so much, ma'am, for the excellent delivery as per in time. Now I would like to invite Dr. Lalita Rao, ma'am, the Senior Associate Professor in Department of B.Ed, Uday Pratap Autonomous College. Ma'am, we welcome you with all my heart and might. Please, ma'am. Ma'am, there is a constraint in time. Please watch that and be on time, ma'am. Ma'am, unmute yourself, please. अच्छा ओके ओके क्लियर है आवाज क्लियर है Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very clear. हाँ मैं अपनी बात जयशंकर प्रसाद की कविता की इन पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूँ कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत में पक्तल में कि ऊष स्रोत की बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देखिए जो हमारा आज का आपका टॉपिक है नारी शक्ति को लिया गया है। नारी शक्ति की अगर सृष्टि का मूल कहा जाएगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। और हमारे देश में तो पार्वती, सीता और सावित्री जैसी नारियां हुई हैं और उनका काफी कुछ उनके बारे में सभी जानते हैं। और कहा भी गया है कि आज पुरुष से ज्यादा कहीं वो सक्षम और सबल हैं। इसीलिए विवेकानंद ने एक जगह कहा है किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। और आज तो वो कुशल प्रबंधक बनकर अपने कार्यों दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं और उनकी इस भूमिका में नवीनता है, सृजनशीलता की आभा है। कहा जाता है कि महिला के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। महिलाएं परिवार बनाती हैं, परिवार घर बनाता है, घर समाज बनाता है और समाज देश बनाता है। इसका सीधा अर्थ है कि महिला का योगदान हर जगह है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात इस तरह की महामारी कोविड-19 पहली बार देखने को मिली है और इस वैश्विक महामारी के समय विशेषकर उन महिलाओं का दायित्व अधिक बढ़ जाता है जो सेवा की पहली पंक्ति में हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, पैरामेडिकल स्टाफ, महिला पुलिसकर्मी, महिला सफाई कर्मी इत्यादि। अपने परिवार के दायित्व के साथ साथ अपने ये कर्तव्य बोध का भी निर्वहन बड़ी तन्मयता से कर रही हैं। समाज के कुछ अभद्र व्यक्तियों द्वारा इनके साथ अभद्रता भी की जा रही है, फिर भी ये अपने कार्य में संलग्न हैं। कोविड-19 के संक्रमितों के संपर्क में आकर संक्रमित भी हो रही हैं, फिर भी अपनी मानव सेवा की भावना से होकर अपने कर्तव्य पथ पर संदिग्ध हैं। हम कुछ महिलाओं का ऐसी महिलाओं का नाम लेना
चाहेंगे यहाँ, जैसे मीनल डी भोसले। प्रसव के कुछ दिन पूर्व ही जांच किट बनाने में इनकी प्रमुख भूमिका रही। इटली में फंसे प्रवासी छात्रों को स्वदेश वापस लाने में कैप्टन स्वाति रावल की अहम भूमिका रही। अपने कर्तव्य बोध से के बाद डॉक्टर जाकिर सैयद ने स्थानीय लोगों के द्वारा उन टीम पर मौजूद अपने उद्देश्य से अधिक नहीं हुई। तमिलनाडु की निवासी थी 25। क्लियर है जसविता? जी मैम। हेलो। जी मैम, आवाज आ रही है। ओके। तमिलनाडु की एक महिला थी 25 इयर्स की। ये 8 माह की गर्भवती थी, लेकिन 250 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात कोविड-19 के संक्रमित व्यक्तियों के उपचार में लगी रही। केरल की रहने वाली थी एक रेशमा मोहनदास, जो खुद संक्रमित होने के बावजूद भी अपनी सेवा कार्य में तत्परता बनाए रखने दे रही हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी महिलाएं हैं, जैसे कृष्णा देवी, अखिला यादव, किस का नाम लिया जाए। ये सब महिलाएं बहादुरी, जज्बे और कर्तव्य बोध को हम शत नमन करते हैं। इसके अतिरिक्त वे महिलाएं भी हैं जिनके जीवन साथी इस महामारी में सेवा भावना में लगे हुए हैं। वो भी नमन करने योग्य हैं, क्योंकि एक घर परिवार की जिम्मेदारी, इवन आजकल बच्चों के जो लाइव क्लासेस चल रहे हैं उसमें भी इनको अपना समय देना पड़ता है, तो इनका समर्पण भी कम नहीं है। प्रेरणा, स्रोत और संबल घर के सहयोगी से ही प्राप्त होता है। ये तो हमारे लिए परोक्ष योद्धा हैं। अब अपनी बात हम समाप्त करना चाहते हैं। बस उर्सुला के ली के इन 2 के कुछ वाक्यों से इन्होंने कहा है कि बिफोर द मून आई एम, व्हाट अ वुमेन इज, अ वुमेन ऑफ पावर, a woman's power, deeper than the roots of trees, deeper than the roots of iceland, older than the making, older than the moon. Okay, thank you. आप सबने मुझे समय दिया, इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभार आपका। थैंक यू डॉक्टर ललिता रामन। आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से अपने विचार रखे। मुझे आशा है कि सारे प्रतिभागी आपके विचारों से लाभान्वित होंगे। उद्बोधन के क्रम में मैं अब डॉक्टर उमेश सर, प्राचार्य कालिका कॉलेज को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस विषय पर 2 मिनट अपने विचार रखें। डॉक्टर उमेश सिंह सर। म्यूट कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है परिजा जी? जी सर आ रही है। हमको कर दिया, अनम्यूट कर दीजिए। आदरणीय कुलपति महोदय, मेरे परम मित्र, मेरे भाई के सिंह जी एवं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक जन, विद्वजन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ women in COVID-19 starts from a very good thought that a woman sleeps as the last member to sleep and gets up as the first member of the family. नारी का योगदान इसी से है कि जब आप आंख खोलें तो वो जगी हुई हो, और जब आप सोने जाएं उसके बाद वो सोती है। लॉकडाउन के इस पीरियड में वीडियो है ना मेरा? the ladies are the only people who are working as financial managers for the house, who are working as everything to everybody in the house. And in this pandemic, for the first time we have come to know that the kind of work and the kind of pressure women are handling in the house. मैं आपको अपने घर की सिर्फ एक छोटी सी बात बताता हूँ कि इस समय जबकि घर में कोई भी हाउस होल्ड्स नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, सुबह से लेके शाम तक घर की जितनी भी महिलाएं हैं वो अपना काम करती हैं, और जो उन्हें अनसंग हीरो या
छुपा हुआ सिपाही माना जाता है, मैं कहता हूं कि वो फ्रंट लाइन हीरोज हैं, सबसे आगे हैं वो। दे आर डूइंग मोर देन व्हाट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा उनका सहयोग है। और हमें इस विमर्श में कि नारी की कितनी शक्ति है, इस पर विचार करने की बजाय इस बात के लिए उनका सहयोग और सम्मान सिर्फ मुंह से नहीं, अपने कार्यों से करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। और नारी के रोल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके उत्तरदायित्व की मेरे मुख से व्याख्या करना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरे लिए सुबह से शाम तक 24 घंटा 365 दिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी परिवार को, किसी भी समाज को संभालने का, किसी भी परिवार को बनाने का और किसी भी परिवार को उन्नत अवस्था में ले जाने का कार्य नारियां कर रही हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे जिसमें बहुत ग्रे शेडेड पार्ट भी दिखा, बहुत सारी दिक्कतें भी दिखी, पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे जो भी साथी इस बात को सुन रहे हैं वो अपने अपने परिवार में, अपने अगल बगल के परिवार में किसी भी नारी पर होते हुए अत्याचार, किसी भी छोटे बच्ची पर होते हुए अत्याचार के लिए सिर्फ मूक दर्शक ना बने, उसका विरोध करें, उनका सहयोग करें। वो दिन दूर नहीं है जब इस तरीके की ग्रे शेडेड चीजें समाप्त होंगी। और मेरी तरफ से सभी नारियों को बहुत साधुवाद है। मैं अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी बहनों को तो सहयोग और उनके दिन प्रतिदिन किए गए कार्यों के लिए सदैव ही ऋणी रहूंगा, परंतु आप सभी महिलाओं के लिए भी मैं आभार से, दिल से अपना आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमेश सिंह सर। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज का समय नारी के सम्मान, उनका जो उचित सम्मान देने का है और हम सभी इस विचार के साथ सहमत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब उद्बोधन के क्रम में धन्यवाद सर। और उद्बोधन के क्रम में अब मैं अपनी विशिष्ट अतिथि श्रीमती मीना चौबे जी मैडम को आमंत्रित करता हूँ। उर्जसिता को क्या बोले? डॉक्टर उर्जसिता मैम, आप प्लीज मीना चौबे मैम का। हाँ, थैंक यू। अभी मैम, अब मैं कार्यक्रम की अतिथि। हेलो, आवाज आ रही है क्या सौरभ? हेलो सौरभ, मैं ऑडिबल हूँ? जी मैम, आवाज आ रही है, आप बोले। ओके। अब मैं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की हमारी बड़ी बहन श्रीमती मीना चौबे मैम को आमंत्रित करती हूँ। लेकिन आमंत्रण के पूर्व मैम कुछ बातों पे मुझे जरूर बोलना है। यह बताते हुए हमें बहुत हर्ष की प्राप्ति हो रही है कि आपकी परास्नातक की शिक्षा भी यहीं इसी गौरवशाली विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में हुई है। आप नारी जागरण पत्रिका के निरंतर संपादन की भूमिका में हैं और आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं जिसमें राष्ट्र, नारी और भारत भूमि का सम्मान किस प्रकार वर्धित हो इसके विषय में दिया गया है। यह आपकी पुस्तकों से प्रतीत होता है, जिनके कुछ नाम मैं अवश्य लेना चाहूंगी मैम, जैसे राष्ट्रवाद के प्रश्न व डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद व स्त्री विमर्श, नमो नमः भारत भाग्य विधाता। नाम से ही स्पष्ट है कि आपकी भारत भूमि के सम्मान और राष्ट्र उत्थान में कितनी अप्रतिम रुचि है। सामाजिक क्षेत्र की आपकी समस्त गतिविधियां भी महिला सम्मान के प्रति आपकी रुचियों को दर्शाती हैं। आप नारी जागरण की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप सचिव हैं मातृशक्ति सेवा संस्थान की, आप पूर्व संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच की तथा प्रबंधक भी हैं महारानी लक्ष्मीबाई बालिका इंटर कॉलेज बछाओ की। हेलो, क्या भैया आवाज आ रही है? मैम, आवाज आपकी नहीं आ रही है। हेलो, हाँ आ रही है, उर्जसिता मैम आ रही है। अर्चना मैम, आप कहीं नेटवर्क के बाहर हैं शायद, इसलिए नहीं सुनाई पड़ रहा होगा। मीना दीदी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। नमस्कार। नमस्कार दीदी। तो मैं सामाजिक क्षेत्र की आपकी गतिविधियों। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है, आ रही है। अच्छा भैया, मैं शुरू कर चुकी थी।
तो नहीं जी इसलिए जी आप शुरू कर, मीना मैम को बोलिए, मीना मैम को बोलिए, शुरू करें, आवाज़ आपकी आ रही थी। जी 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 ठीक है। तो संगठनात्मक कार्यों में भी दीदी आपकी न केवल राष्ट्रीय, न केवल वाराणसी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे एक दायित्व कार्यकर्ता के रूप में आप जानी जाती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। आप अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। हेलो। हेलो। हाँ दीदी। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी 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 दीदी। आवाज़ आ रही है? जी दीदी। जी, सर्वप्रथम मैं सबको नमस्कार करती हूँ और आपके कुशल संयोजन को भी आज पहली बार मैं इस वेबिनार में शामिल हुई हूँ। भूमिकाएं और चर्चाएं जो चल रही हैं कोविड-19 पर और महिलाओं की भूमिका और उसके साथ उसकी जिम्मेदारियां भी हैं। तो मैं एक देवी सूक्त से इसको शुरुआत करना चाहूँगी। हम राष्ट्रीय संगमनी धर्मराज तनोमी कहते हैं, एक मंत्र है, देवी सूक्त है कि जब जैसा कि अभी सर्वप्रथम संचालन के समय उन्होंने कहा ना कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो विभिन्न आपदाओं, महामारी या जब जब देश पर संकट आया है, इस भूभाग पर संकट आया है, तो उस संकट के दौर में महिलाओं को भी, आधी आबादी को या शक्ति स्वरूपा ही आमंत्रण किया जाता है, आराधना किया जाता है और उनसे ही शक्ति संभरण के लिए बार बार प्रार्थनाएं की जाती है। तो निश्चित आज का टॉपिक भी जो आप लोगों ने चयन किया है बहुत ही अच्छा है। मैं देख भी रही हूँ कि किस तरह से कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में महिलाएं अपने को घर परिवारों के साथ में समाज के काम को लेते हुए किस तरह से जोड़ के रह रही हैं। जबकि महिलाएं जो है अपने को उनका सेक्टर जो कि बाहर के काम करने वाली बहनें हैं वो काम करती हैं, उसमें साथ में घर की भी परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगी कि बहुत विषम परिस्थितियों के साथ में भी बहनें जो कि परिवार और की संरचना जो भारतीय और भारतीयता का एक बोध कराता है, उस बोध में मातृ स्वरूपा जो है वो करुणा, वात्सल्य और प्रेम संरक्षण के साथ जो बच्चों का परिवार पालन करती हैं, उस पालन में आज अपने परिवार को एक साथ पा करके आनंदित हो रही हैं। जैसा कि हम लोग बार बार बात करते हैं कि किस तरह से जो छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां इट मीन्स जो कोविड-19 लॉकडाउन के समय में जो घर पे रहे हैं, घर पे रहने के बाद में किस तरह से परिवार जो बच्चा सुबह उठ रहा है और माताएं स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, पिता जा रहे हैं, बच्चों का कभी कभी इतनी संवादहीनता होती थी। मैं अन्य विषय पर बाद में आऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल इस विषय को भी मैं रख लेती हूँ। आज जो है अपने बच्चे, पिता, माता, परिवार सबको एक साथ सूत्र में पिरोते हुए बहनें किस तरह से घर अपना काम भी करेंगे, बैक टू होम को उन्होंने किस तरह से अच्छे तरीके से संपादित किया है, अच्छे तरह से किया है। जैसे महिलाएं शक्ति के लिए जानी जाती हैं और वो मन शक्ति जरूर है, तो वो बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेते हुए महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और काम भी कर रही हैं। जैसा कि आप लोग जानती हैं कि यह महामारियां बहुत सारी विश्व में आई हैं, बहुत सारी महामारियों का हम लोगों ने झेला है, देखा और समाज मिल के लड़ा, सभी एक साथ मिल के मिलते हुए लड़े हैं। उस के दौरान किस तरह से महिलाओं की भूमिका, आधी आबादी की भूमिका है, वह आधी आबादी की भूमिका निश्चित काबिले तारीफ होती है। किस तरह से वह स्वच्छता के माध्यम से कहेंगे, लोक परंपराओं के माध्यम से कहेंगे, अपना अध्यात्म के माध्यम से कहेंगे, संस्कृति के माध्यम से कहेंगे, तो किस तरह से इसको आधार बनाते हुए उससे मुक्ति का कारण और मुक्ति की संवाहक बनने का प्रयास कर रही हैं, यह निश्चित बड़ी बात है। और हमारे भारतीय देश में इसको देखा तो इसको सुन करके देख करके बहुत अच्छा भी लग रहा है, अच्छा प्रतीत भी हो रहा है
जैसे आप लोग सब देख रही होंगे कि महिलाएं बड़े से कोविड-19 के समय में, जैसा नाम जाने होंगे, अभी प्रीति सूदन जी है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण भारत सरकार के जो सचिव हैं, किस तरह से नीतियों को अनुपालन किस तरह से करा रही हैं। एक तरफ वो उसने वैसे जगह पर बैठते हुए करा रही हैं। निवेदिता गुप्ता जी है जो ICMR के सीनियर साइंटिस्ट है, वो किस तरह से प्रोटोकॉल बना रही है कोविड-19 के। और आप जब निचले लेवल पर जाएंगे तो किस तरह से आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें गांव घूम करके किस तरह से वो जागरूक कर रही हैं बहनों को, उनको उनका डाटा कलेक्ट कर रही हैं। और वो डाटा कलेक्ट करना पैदल चल करके, वह कोई साधारण बात नहीं है, वो बात का विषय नहीं है। वो कितनी कठिनाइयाँ उसमें आती हैं, उस कठिनाइयों को भी करते हुए अपने घर परिवार को देखते हुए वह काम कर रही हैं, वो निश्चित बहुत बड़ी बात है। और ऐसी बहनों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है और उनके द्वारा किया गया यह कार्य, इनके द्वारा यह किया गया सेवा से निश्चित एक नीतियों को बनाने में सुविधा मिलती है, यह एक बड़ी बात है। और साथ में जैसा कि आप लोग सब लोग जान रही होंगी कि कोविड-19 के दौरान किस तरह से नर्सेज, डॉक्टर्स, जो नारी शक्ति जिसको मैं कहूँगी कि महिलाएं अपने को बिल्कुल कमजोर, अबला और वो कि नहीं हमें घर से नहीं निकलना, जहाँ भी जिस क्षेत्र में, चाहे बड़े तबके में हो, सड़कों पर चल करके काम करना हो या सेवा के क्षेत्र में हो, सेवा देना हो, जैसा कि आप देख रही होंगी, उन सब क्षेत्रों में बहनें निकल करके और अपने भूमिका को वो दे रही हैं। सांस्कृतिक मानदंड दृष्टिकोण के साथ में बदलाव लाने का प्रयास कर रही हैं, तो यह एक बड़ी बात है। और घर में भी अपने कार्य को कर रही हैं। तो कोविड-19 में जो उनकी भूमिका होनी चाहिए, जैसा कि अभी बहनें, मैं अभी हमारे घर से पीछे में एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि जैसा कि अभी हमसे पहले बोलने वाले भाई उमेश भाई ने कहा कि महिलाओं की निश्चित भूमिकाएं घर में, अभी जिसके यहाँ सर्वेंट्स काम करते हैं, उनके यहाँ कुछ न करते हुए भी महिलाएं इतनी बड़ा काम कर रही हैं, सेवा दे रही हैं अपने घर परिवार के साथ में, बाहर का भी चिंता कर रही हैं, बाहर कहीं क्या हो रहा है उन सब चीज़ों की भी चर्चा कर रही हैं। तो ये बड़ी बात है। हमारे परिवार से मैं पीछे अभी घर का अभी मेरा जाना हुआ था, उस दौरान तो मैंने देखा था कि किस तरह से महिलाएं इस लॉकडाउन पीरियड में भी अपने बच्चों को, क्योंकि एक तरह से माँ ही प्रथम गुरु होती है, तो ट्यूशन पढ़ाने का काम करती हैं, क्योंकि विद्यालय चल नहीं रहे हैं। जो बहनें पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी हैं, वो अपने कार्य कुशलता में, जो स्वावलंबन के क्षेत्र में खुद से लगी हुई हैं, वो किस तरह से अपने बालिकाओं को, अपने बेटियों को किस तरह से पढ़ाने का मैं स्कूल आवर में जाकर ला करके मैंने अपनी बेटी को बड़ी बात है। किस तरह से बना तो माला बनाने बेटी को फुर्सत में जो लोकल प्रोडक्ट है, कार्य है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने वोकल पड़ेगा, लोकल कार्य को अपने बच्चों के किस तरह से उस तरफ दृष्टिपात कर रही हैं, देख रही हैं, यह निश्चित एक काबिले तारीफ कही जाएगी। जैसा कि आप सब लोग जानती होंगी, अभी चर्चा भी हो रही थी घरेलू हिंसा के बारे में। मैं निश्चित ये मानूंगी कि घरेलू हिंसा, चूँकि अभी हमारे यहाँ ऑफिस सारे बंद थे, फिर भी मैंने ऐसा किया है ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी सुनवाइयाँ करनी थी, जो भी बहनों की समस्याएं आती थी, उनके समाधान के लिए विभिन्न जिलों में किस तरह से SP, SSP, DM या जिलाधिकारी जिसको भी लिखने के लिए जरूरत पड़े उनकी समस्याओं को भेजने का काम करना। तो लेकिन जो औसत हम सब देखते थे कि बाहर रहने में स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं मानती कि बहुत सारी आई है पास में समाधान के लिए, क्योंकि परिवार जब एकजुट होता है, बनता है, एक साथ सब भोजन करते हैं, चर्चा करते हैं,
तो निश्चित हमारे भारतीय और भारतीयता का जो है वो ऐसा ही चाहती हैं उनके परिवार के जो कहीं से परिवार के लोग तो निश्चित खुश भी होते हैं उनको क्या बनाना है तो मैं देखती हूँ कि वो मामले उतने नहीं आए क्योंकि हमने अभी डाटा पूरा निकाला था। तो अभी विगत 1 महीने में मात्र 22 मामले आए हैं। कमतर जो मामले आते थे घरेलू हिंसा के वही आ रहे हैं। जहां समन्वय की स्थिति नहीं बनती थी वही आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मैं करती हूँ। परिवार में अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो भी परिवार की संरचना बनी है, जो भी वैवाहिक स्थिति में लोग रहते हैं, मामलों में एक साथ रहने से, परिवार के एकजुट रहने से, सबको एक साथ रहने से घरेलू हिंसा की बढ़ोतरी हुई है। मेरे ज्ञान में ऐसा कहीं विषय नहीं और न ही मेरे सामने पटल परिचय आई है। उत्तर प्रदेश का भी मैं देख रही थी। तो उस जरूरत के हिसाब से हमें निश्चित ऐसा काम करना ही होगा कि हमारी जो भारतीयता का जो हम चाहते हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उनको धारण करके रहना है। उसको हमें उनकी संवाहक हमें बनना है। तब निश्चित हम हमारी से लड़ भी सकते हैं और निश्चित जैसा कि मैंने छोटे ही समय में, चूंकि समय कम है और सबके लिए एक बॉन्डिंग है समय का, तो विषय रखा गया है। अभी केंद्र सरकार भी हमारी बहनों के लिए किस तरह से उज्ज्वला गैसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें वीडियो नहीं आ रहा है लग रहा है। मुझे देख पा रहे हैं किस तरह से उज्ज्वला गैस आ नहीं रहा है क्या मैम? लेकिन आप सुनाई दे रहा है, आप कंटिन्यू करिए। आवाज आ रही है मैम? अच्छा आवाज आ रही है, वो वीडियो आ जाएगा। तो आप जी। तो किस तरह से बहनों को, अपनी बहनों को 3 महीने का किस तरह से गैस का इस विषम परिस्थिति में जो नीडी बहनें हैं उनके यहाँ तक परिवारों में निःशुल्क उसकी व्यवस्था कराना, उनके खातों में जनधन खाते जो बहनें खोली हैं उनके खातों में 500-500 रुपया बहनों के लिए। निश्चित मैं मानती हूँ कि वो प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं जरूरत का एक माध्यम बन सकता है। जैसे कृषि के क्षेत्र में महिलाएं भी काम करती हैं, अपना लोकल जो भी वो प्रोडक्ट बनाती हैं, करती हैं, बैग सिलती हैं, जो काम करती हैं बहनें। इस समय स्किल डेवलपमेंट में जो सीखी हुई बहनें हैं, सिलाई करती हैं, वो बाहर अभी लॉकडाउन के पीरियड में बाहर उनका जाना नहीं हो पाया था, लेकिन वो अपने काम, अपने हाथ को अपने परिवार तक, अपने बच्चों तक भी पहुंचाने का काम कर रही हैं। निश्चित कोविड-19 में महिलाओं की इस भूमिका को ही मैं देख रही हूँ कि वह उसको अपने तक सीमित नहीं रख रही हैं, उसको आगे भी बढ़ाने का काम कर रही हैं, अपने बच्चों को भी देने का काम कर रही हैं। तो ये निश्चित मैं मानती हूँ कि एक बड़ी बात है। और उसके साथ में जो मूल रूप से जो सांस्कृतिक मानदंड है, यह महामारी है, बड़ी विभीषिका है, इसे पूरा विश्व त्रस्त है। वैश्विक स्तर से अगर हम सब लोग देखेंगे तो भारत में निश्चित इतने दिनों में जितने मामले आए हैं वह हम विश्व के स्तर पर कमतर है। उसका कारण यही है कि जो हमारी लॉकडाउन की व्यवस्था है उसको हम लोगों ने संपूर्ण रूप से पालन भी किया है और उसके साथ में हम सब लोगों ने अपने जो बहनों ने किस तरह से परिवार में किस तरह सैनिटाइज करना है, हाथ को धोना है, मास्क लगाना है। आपने देखा होगा किस तरह से बहनें हर घर मास्क बना करके लोगों तक बांटने का काम कर रही हैं, या महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा करोड़ों की संख्या में किस तरह से मास्क, सैनिटाइजर बना करके बांटने का काम कर रहा है। निश्चित कोविड-19 में बड़ी भूमिका है महिलाओं की, कि महिलाएं घर बैठ करके अपने में कुंठित और
होने का काम नहीं कर रही हैं कि नहीं हम बहुत बड़ी विपदा आ गई है, संकट आ गया है देश पर तो हम बहुत ज्यादा, वह लड़ रही हैं, फाइट कर रही हैं, वह परिवार का पोषण भी कर रही हैं और उसके साथ में समाज के लिए भी काम कर रही हैं। समाज में किस तरह से हम व्यवस्था को दे सकते हैं, किस तरह से सैनिटाइजर बना सकते हैं, किस तरह से मास्क बना सकते हैं, लोगों की क्या जरूरत है, अपने आसपास ही 50 लोगों को मास्क बना करके बांट देना। वो हर घर मैंने देखा है कि हर घर महिलाओं ने ऐसा प्रयास किया है कि मास्क बना रहे हैं, बांट रहे हैं। और उसके साथ में स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं का है वह बहुत बड़े बल्क संख्या में, करोड़ों की संख्या में बना करके उन लोगों ने मास्क का वितरण किया है। तो इसका अर्थ यह माना जाएगा कि निश्चित महिलाएं जो है जागरूक भाव में है, वो सदैव जागृत रहती है और वही जागरण जो है कोविड-19 में नारी जागरण, मैं इसको कह सकती हूँ कि यही जागरण भाव ही कोविड-19 में भी इसकी प्रतिपूर्ति करेगा और आगे भी इससे बचाव का माध्यम ढूंढेगा, क्योंकि जीवन पद्धति, भारतीय जीवन पद्धति ही मूल है और मूल को बचाने में हमारी भारत की बहनें जो आधी आबादी है वह अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गांवों में, अपने अपने विधाओं में परिपूर्ण है और उसका पालन कर रही हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी इन्हीं बातों के साथ। और निश्चित मैं ये चाहती हूँ कि बहनों की सहभागिता और ज्यादा हो, सरकारें और सचेष्ट हों, बहनों की सहभागिता के लिए और ज्यादा उनको स्थान, मान, सम्मान दिया जाए। लोकसभा, विधानसभा और भी विभिन्न जगहों पर जितनी ज्यादा संख्या में महिलाएं बैठेंगी, महिलाएं जाएंगी। यद्यपि सरकारें यह काम कर रही हैं विभिन्न पदों पर, बड़े पदों पर और छोटे क्रम में भी आप देखेंगे कि बहनें काम कर रही हैं और अपने को स्थापित कर रही हैं, अपने नाम को बना रही हैं। अभी हम लोग सबके साथ, बहनों के साथ सभी प्रबुद्ध बहनें हैं, उनके साथ संवाद स्थापित कर रहे थे, तो हम सब लोगों ने देखा कि किस तरह से सब लोगों ने अपने अपने विषय को रखा। तो वह विषय रखने का जो क्रम है वह निश्चित हम लोगों के लिए आगे का प्रबोधन का काम करेगा। और हमारी भारतीय व्यवस्था है, हमारी भारतीयता है, हमारी भारतीय संस्कृति है, वही हम सब लोगों को बचाव का कार्य भी करेगी और हम सब लोग इसका अनुपालन करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बात को आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए समाप्त करने का प्रयास करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आवाज आ रही है भैया मेरी? धन्यवाद, धन्यवाद। आपने जो शुरुआत किया कि हम करुणा, प्रेम और वात्सल्य से परिपूर्ण हैं और लॉकडाउन के इस फेज में विशेषकर कामकाजी महिलाओं को पारिवारिक दायित्व निर्वहन की ये जो हम लोगों को सुख और जो ये मिला है हमें लॉकडाउन का, कोविड-19 के इस फेज में जो हम लोग परंपरा संवाहक का काम किया हम लोगों ने, जो छूट गया था कहीं ना कहीं दीदी, तो वो बात आपने बताने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और न केवल आपने ये बताया बल्कि ये भी बताया कि सांस्कृतिक मानदंडों के मामले में हम किस प्रकार नवीन प्राचीन दोनों का सम्मिश्रण करके संस्कृति संवाहक बन सकते हैं। तो हम महिलाओं का निश्चित ही अभूतपूर्व रोल है। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है हमारी आदरणीय मुख्य अतिथि ऑनरेबल मैडम वाइस चांसलर को सुनने का। तो उसके पूर्व मैं निवेदन करना चाहती हूँ प्रोफेसर निरंजन सहाय सर से कि सर आए और मैडम से आग्रह करें अपने मुख्य अतिथि उद्बोधन का। धन्यवाद मीना चौबे मैम, आपका उद्बोधन बहुत ही लाभदायक रहा हम लोगों के लिए। विशिष्ट अतिथि श्रृंखला में आमंत्रित हैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, नोडल ऑफिसर यूजीसी यूनिट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। अपने जेंडर के मुद्दे पर पिछले डेढ़ दशक से भी ज़्यादा काम किया है। एनसीईआरटी, यूजीसी, सीबीएसई, इग्नू जैसी अनेक संस्थाओं में आपने इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता दी। सर, आपसे आग्रह है कि आप विषय पर अपने विचार दें, साथ ही मुख्य अतिथि का परिचय भी दें। सर, प्रोफेसर निरंजन सहाय। बहुत शुक्रिया।
आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय कुलपति महात्मा गांधी का मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर अल्पना सिंह, मीना चौबे मोहतम, राज्य महिला आयोग के सदस्य, और वक्ता के रूप में हमारे बीच आई डॉक्टर अंकिता गुप्ता जी, संचालन कर रहे हैं पारिजात जी और के सिंह जी, सभी यहाँ उपस्थित हैं। मुझे तो कहा गया था कि मुझे आज की जो मुख्य अतिथि मैडम है डॉक्टर अल्पना सिंह जी, उनका परिचय देना था, लेकिन अभी तुरंत क्या भी कह दिया गया कि आप विषय पर कुछ बोलिए। मेरा जो काम है वो भाषा और जेंडर के मुद्दे पर है, लेकिन आज का जो विषय है वो थोड़ा अलग है। कोविड-19 के संदर्भ में महिलाओं की भूमिका और जिम्मेदारी। मैं केवल 2-3 बातें कहकर मुख्य अतिथि महोदया का यहाँ परिचय देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। मुझे याद पड़ रहा है गौतम बुद्ध के जीवन की बात। उनका जो सबसे प्यारा शिष्य था आनंद, उसने एक इस बात पर जिरह शुरू कर दी कि बताइए कि क्या महिलाओं को मुक्ति मिल सकती है। बुद्ध ने कहा हाँ मिल सकती है, निर्वाण मिल सकता है उन्हें भी। फिर पूछा उनके शिष्य आनंद ने, तो फिर आपने महिलाओं को प्रवेश क्यों वर्जित रखा हुआ है, संघ में प्रवेश क्यों वर्जित है? बुद्ध अनुत्तर हो गए और वो लगातार आनंद बहस करते रहे और संघ महिलाओं का प्रवेश मिला। तो हम देखते हैं इस बात को अपने इतिहास के झरोखे से जब पहुँचते हैं दुनिया में, तो पाते हैं कि जो विकास की कोई गाथा रही है, कोई कहानी रही है, उसमें महिलाओं की उपस्थिति के अनेक तरह के दृश्य हमारे सामने आते रहे। और उसके बाद जितने दुर्भिक्ष हुए उस दौर में, जितने अकाल पड़े, कोरोना जो आज का दौर है उसी तरह के अकाल उस दौर में पड़े, महामारी के दौर भी आए, उसमें जो महिलाएं थी संघ में शामिल, उन्होंने अपनी उपस्थिति से, अपने श्रम से और अपनी मानवीयता से अनेक ऐसे मंजरों को संभव किया जिसके चलते हमारी मनुष्यता की जो यात्रा है वो अनेक तरह के खूबसूरत मंजरों से भर गई। मैं इसी क्रम में आपको आज की लड़कियां क्या सोचती हैं इसके बारे में एक छोटी सी कविता है। पूजा है, रमैया है, बड़ौदा की रहने वाली लड़कियां हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हैं। उन्होंने एक कविता लिखी और बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन बहुत सारे दृश्यों की तरफ हमें ले जाती है ये कविता। तो उस कविता में यह कहा गया है कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि केवल पुरुष ही होते हैं राजा। आवाज आ रही है ना मेरी? मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था केवल पुरुष ही होते हैं राजा, लेकिन एक दिन एक दूसरी किताब मेरे हाथ में लगी और मैंने जाना कि महिलाओं ने भी साम्राज्य बसाने का काम किया है, महिलाओं ने भी युद्ध किए। मैंने किताबों से पढ़ा था कि स्त्रियां ही करती हैं श्रम, और एक दिन मैं ट्रेन से बाहर निकली किसी यात्रा पर, तो मैंने देखा कि खेतों में औरतें काम कर रही थी और मुझे लगा कि औरतें भी श्रम करती हैं। एक दिन और जब मैं बीमार पड़ी और पहुंच गई डॉक्टर के पास, मैंने अब तक यही जाना था कि पुरुष ही होते हैं डॉक्टर, लेकिन मैं हैरत में पड़ गई। मैंने देखा कि मेरे सामने जो डॉक्टर खड़ी हैं वो महिला है। पूजा रमैया लिखती हैं अंतिम कविता की अंतिम पंक्तियों में बहुत ही खूबसूरत बात। पूजा रमैया लिखती हैं कि और मुझे यह बात समझ में आ गई, मुझे अभी बहुत कुछ देख कर समझना है। तो महिलाओं की जो यात्रा रही है वो देख कर समझने के लिए हमें आमंत्रित करती है। कोविड-19 का जो ये दौर है और महामारी का जो दौर है, उसमें जिस तरह से घर के भीतर और घर के बाहर उनकी उपस्थिति ने श्रम के जिन सोपानों को संभव किया है, वो बहुत लाजवाब है। कई बार ऐसा होता है कि हम टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, और ऐसे टूटते बिखरते दौर में जब एक सहानुभूति की ज़रूरत पड़ती है, एक संवेदना की ज़रूरत पड़ती है, तब उस वक्त हमें उन बेहतरीन आवाज़ों को सुनने की इच्छा होती है, उन बेहतरीन आवाज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उस आह्वान को समझने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे इर्द-गिर्द हैं। तो हम इस मामले में खूबसूरत मुल्क के बासिंदे हैं, एक खूबसूरत देश के रहने वाले हैं, यहाँ पर हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर जीवन की हर दुश्वारियों का मुकाबला किया है। आज़ाद भारत का ये सबसे बड़ा संकट का दौर है कोविड-19 का दौर, लेकिन इस दौर को भी हम पार पाएंगे। और एक जो सहयात्रा है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों की उपस्थिति, दोनों के श्रम के मायने और दोनों की सुंदरता रचने की जो एक आकांक्षा है, उन सब के बल पर हम लोग ज़रूर मुसीबतों को पार करेंगे। मुझे अचानक कहा गया कहने के लिए, फिर भी मैंने आपसे अपनी बातें
आया कि जो मुख्य काम के लिए मैं जो बुलाया गया हूँ उस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। यानी मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर कल्पना सिंह का परिचय मुझे देना है। जो मेरे सहभागी हैं और जो यहाँ पर विशिष्ट अतिथि हैं और वक्ता के रूप में उपस्थित हमारे सम्मानित जन हैं और अध्यक्षता करें प्रोफेसर, आप सभी के सामने मैं मैडम कल्पना सिंह के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान दुनिया में अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ 5 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। आवाज आ रही है? इसमें आवाज नहीं आ रही है, ऐसा लिखा हुआ। आवाज जा रही है? हेलो? जी सर, जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, जी जी। तो मैं आपसे यह बांटना चाहता था कि हिंदुस्तान का वह नागरिक तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसको भारत की जो बहुभाषिक परंपराएं हैं उसका भान न हो। मैडम अल्पना सिंह इस मामले में लाजवाब हैं हमारे बीच उपस्थित कि एक साथ तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी इन भाषाओं पर आपको कमाल की महारत हासिल है। आपका बचपन आंध्र प्रदेश उस वक्त का और अभी तेलंगाना के हैदराबाद में गुजरा है और आपकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आपने अर्थशास्त्र की उपाधि हासिल की है। आपने एयर टिकटिंग मैनेजमेंट का भी पाठ्यक्रम किया है। आप फैशन डिजाइनिंग में भी अव्वल रही हैं। स्कूलों में आपकी उपस्थिति के अनेक मंजर याद हैं, लोगों के ध्यान में अब तक बसे हुए हैं। आप कविताएं भी लिखती रही हैं, नवभारत टाइम्स में आपकी अनेक कविताएं छपती हैं। और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि आप केवल बहुभाषिक जो देश की स्थितियां हैं यानी बहुसांस्कृतिक परिधि को पहचानने में ही माहिर नहीं है, आप इस मामले में भी बेहतरीन हैं कि आपके पास एक उन्नत किस्म का सौंदर्य बोध है। और उन्नत किस्म का सौंदर्य बोध होना सचमुच प्रकृति की एक बहुत बड़ी नियामत होती है। हम सभी जिंदा हैं, लेकिन कहते हैं ना कि नजर तो सबके पास होता है, नजरिया किसी किसी के पास होता है। तो अल्पना सिंह मैडम इस मामले में अलग है कि उनके पास केवल नजर नहीं है, नजरिया भी है। आप बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफी करती हैं और हमारे जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें प्रोफेसर टी सिंह सर, उनसे एक बार निजी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से जब वो भू संरचनाओं के वो विश्व के प्रख्यात वैज्ञानिक हैं और भू संरचनाओं के अध्ययन के क्रम में जब वो टनल में उतरते हैं या फिर अन्य जगहों पर जाके कभी पहाड़ों पर और कभी भू संरचना के जो विभिन्न आयाम हो सकते हैं उसमें, तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि सर जब उसकी तकनीकी दक्षताओं के बारे में अपने अध्ययन के अभियान को पूर्ण कर रहे होते हैं, ठीक उसी समय उनके साथ चलने वाली मैडम अल्पना सिंह उस दृश्य के खूबसूरत मंजर को अपने कैमरे में कैद करती रही हैं। और इस मामले में देखिए कि कितनी सुंदरता की बात है कि हम किसी भी चीज के मुकम्मल होने की बात जब करते हैं तो कहते हैं कि उसमें तकनीकी पक्ष तो बेहतरीन होना ही चाहिए, साथ ही उसका सौंदर्य पक्ष भी बेहतरीन होना चाहिए। तो मैडम अल्पना सिंह के पास वह नजरिया है जो तकनीकी पक्ष और सौंदर्य पक्ष दोनों को बेहतरीन ढंग से समझती हैं। हमारे लिए यह खुशनसीबी की बात है कि आप यहाँ तशरीफ लाई हैं और हमारे बीच अपने विचारों को साझा करेंगी। आपके बारे में जितनी बातें कही जाएं वो कम है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आपके बारे में जो थोड़ा सा परिचय है उसको बांट सकूं अपने प्रतिभागियों के बीच। बहुत स्वागत है मैडम अल्पना सिंह जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आप हमारे बीच आई हैं। दिल से आपका आभार और इस बात के लिए आपको आदरपूर्वक आमंत्रित करते हैं कि विषय पर अपने विचार से हमें लाभान्वित करें। मैडम अल्पना सिंह। मैम अनम्यूट कर लीजिए। मैम अब आ रही है आवाज? जी मैम, बहुत थैंक यू सहाय जी, थैंक यू फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। Okay, first of all, a very good afternoon to all of you, and I welcome everyone. I welcome to all the respected panelists, learned people, and organizers of the webinar, particularly Dr. K.K. Singh ji, who has coordinated NSS and Pandit Deen Dayal Shodh Vidyapeeth, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi. I'm extremely happy and feel honored to participate in the webinar related to the role and responsibility of women during COVID-19. It is very timely and appropriate program organized during this period. Women are additionally loaded with a lot of stress during this lockdown period. The kitchen is open for extra time with additional responsibility. They do not care only for the family, but also for the society. As we all agree that there is no way one compare women
men with women, because both are equally important, और दोनों सिक्के के एक पहलू होते हैं। और जैसा कहा गया है कि मेन के बाद ही विमेन आता है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आदमी का महत्व या इसका इम्पोर्टेंस कम हो गया। उनका भी उतना ही योगदान होता है जितना कि एक महिला का घर में। मुझे पता है कि बहुत से मेन अपनी वाइफ को काफी सपोर्ट करते हैं, कुछ करते हैं, सही भी करते हैं, कुछ को नहीं भी पसंद है, लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है हमारे विद्यापीठ के पुरुष करते ही होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो करें, अच्छा लगेगा। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम औरतें एक बहुत अच्छी, भगवान की बहुत अच्छी नेमत हैं, और ये गिफ्ट भगवान ने हमें ही दी है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ COVID-19 द रोल ऑफ वुमेन हैज बीन चेंज्ड विथ मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी and less time for them to relax. Woman is a beautiful creator of Almighty and we must feel proud to be part of this. क्योंकि लॉकडाउन में महिलाओं को अपने लिए काफी कम वक्त मिल रहा है, या ना के बराबर उन्हें मिल रहा है, ना के बराबर उन्हें सब तरह की जिम्मेदारियां। आवाज आ रही है मेरी? अच्छे से आ रही है मैम, अच्छे से आ रही है। ओके, या ना के बराबर, जैसे मैंने कहा, वो सब तरह की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने से लेके, चाहे उनके लिए वैरायटी ऑफ फूड, कभी शेफ भी बन जा रही हैं, कभी अगर बूढ़े माता पिता, सास ससुर या कोई बीमार व्यक्ति है तो वो एक नर्स की भी भूमिका निभा रही हैं। सारे रोल इस समय एक नारी को करने पड़ रहे हैं। और कभी अगर आपके लाइफ पार्टनर कोई स्ट्रेस या परेशानी में, तो आप उनके साथ बैठ के आप उनके एक दोस्त की भी भूमिका निभा रही हैं। तो लॉकडाउन मेनली जो है उसके साथ वक्त बिता रही, और अगर बुजुर्ग लोग हैं तो उनके साथ भी आपको वक्त बिताना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने को बहुत लोनली या असहाय महसूस करने लगते हैं। और जहाँ तक ये बात है, सेल्फ हेल्प भी वो कर रही हैं, खाना बना के लोगों को और भी चीज़ों को वो नीडी लोगों तक पहुँचा रही हैं। और डिफरेंट NGO में भी वो अपना सहयोग दे रही, जैसे मास्क बनाना, सैनिटाइजर बांटना, और लोगों को COVID-19 के बारे में जागरूक कराना और उन्हें इससे बचाव करने का भी तरीका बता रही हैं। और जहाँ तक बात है ये ग्रामीण महिलाओं की, जो आंगनवाड़ी की महिलाओं, जैसे हमारे कुछ पैनलिस्ट ने इसके बारे में फोकस किया है, वो उनके स्वच्छता के बारे में उन्हें जागरूक कर रही हैं और अपना उसमें भी अपनी भूमिका और अपना दायित्व निभा रही हैं। और वहीं देश, जहाँ बात हो रही है मास्क बनाने की, देश में 19 लाख मास्क बनाए गए, जिसमें से 20,000 मास्क 27 राज्यों की महिलाओं ने बना के लोगों को बांटे हैं, और 1 लाख लीटर सैनिटाइजर और 50,000 लीटर हैंड वॉश भी बनाने में वितरण करने का कार्य किया है, जो अत्यंत सराहनीय और प्रशंसा के योग्य है। और हम महिला अपने को सशक्तिकरण का हम जीता जागता उदाहरण और यह स्वरूप है। इसी तरह से पूरे भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें 10,000 कम्युनिटी किचन के द्वारा भोजन वितरण का कार्य भी किया गया है। इस तरह से महिलाओं की भूमिका सदैव से प्रशंसा के योग्य रही है, और मुसीबत के समय में चाहे परिवार हो या देश है, उन्होंने सदा अपनी भूमिका को रखा है और उसका योगदान दिया है। अतीत से लेकर वर्तमान तक महिलाओं ने अपनी सहभागिता रही है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक, वैज्ञानिक से लेकर सेना तक, और अंतिम तक में कार्य में दक्षता एवं कौशल से अपने सभी को आश्चर्यचकित किया है, या अपने होने का परिणाम या लोहा मनवाया है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इसलिए ये कहना कि किसी से वो कमजोर हैं या मजबूर हैं, इसे मैं प्रासंगिक नहीं मानती, और ना ही मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। नारी तो अबला नहीं सबला है, देश की आन बान शान है नारी। वे अपने जज्बे और जुनून से आगे बढ़ी थी, बढ़ रही हैं, और आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहेंगी, और अपने भविष्य में सशक्त होकर राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, समाज का निर्माण करने के लिए अनावरत प्रयास करती रही हैं और करती रहेंगी। लेकिन इसके साथ स्वतंत्रता एवं सशक्तिकरण के नाम पर संस्कार विहीनता भी देखने को हमें मिल रही है। जैसा कि बहुत सी महिलाएं ड्रग्स की तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई हैं,
और उन्होंने ड्रग्स का सेवन शुरू कर दिया है, जिससे कि वो परिवार से दूर रहकर रात भर पार्टी करना, ये सब जो अनुचित नहीं मानते हमारे जैसे कि हम लोग की सोसाइटी में। बड़े शिक्षक संस्थानों से लेकर मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में भी जिस कदर ड्रग्स एवं वाइन का उपयोग हो रहा है, ये अत्यंत चिंता का विषय है और महिलाओं की सुरक्षा से भी बाधक है। हम अपने संस्कारों, रीति रिवाज एवं स्वयं अनुशासित रहकर ही समृद्धशाली एवं सशक्त नारी समाज का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इस ड्रग्स के सेवन से बहुत सारी महिलाओं को तरह तरह की मुसीबतों, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है, जैसे कि उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर लाइफ पार्टनर्स विच लीड्स टू सेपरेशन एंड डिवोर्स। और ये जो है बच्चों पे भी काफी इफेक्ट पड़ता है, विच affects their education and which leads them towards commit suicide. And जहाँ तक देखा गया है 95.5 billion women, female basically, they are going towards drugs and wine, and group of 18 to 25 of age in past 1 year. This affects adversely on the hormones, bad effects on the heart and blood vessels. They face multiple diseases, so we should be more careful. और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अनुमति चाहती हूँ। खासकर आयोजकों को के लिए प्रति मेरा बहुत आभार है कि उन्होंने मुझे अपने विचार इस विषय पर रखने का अवसर दिया। विशेष रूप से डॉक्टर के सिंह जी, डॉक्टर उज्ज्वला सिंह जी एंड पारिजात सौरभ जी एंड मीना मैम जी को हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। एंड डॉक्टर उमेश सिंह जी, डॉक्टर निरंजन सहाय जी एंड भावना मैम, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि हम a big congratulations to all of you for completing 100 years of webinar. Thank you. Thank you all very much. Thank you ma'am. Thank you. Namaskar. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you very much for providing us. No ma'am. I hope it is always been. Thank you so much. मुझे लगा ज्यादा समय लेना ठीक नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं मैम। It is really very always to pleasant. It is really very pleasant to hear you most of the time, and we are so fortunate to have a yes ma'am. Thank you very much. Or even today I have learned a word additionally loaded. You have given me a word additionally loaded, and I don't have any idea to use such type of beautiful word for a woman responsibility, the additionally loaded. This word really reveal or exhibit the role and responsibility of the woman, ma'am. You have nicely presented the subject of this webinar, and you have beautifully presented the status of the women and role of the women, especially in Indian context. Madam, I have seen you in distributing the food packet during COVID-19, and I was the witness. I was lucky enough to be witness one day. और आप हमेशा सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रहती हैं, लेकिन आपकी इतनी सूक्ष्म दृष्टि है और साथ ही साथ आप तेलुगु भी जानती हैं। आपके इस व्यक्तित्व के इस पक्ष से परिचय कराने के लिए निरंजन सर का धन्यवाद। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिभा जो है कभी किसी चीज की मोहताज नहीं होती। मेरे एक मित्र हैं, कहते हैं प्रतिभा और पानी को कोई रोक नहीं सकता। आज मैडम आपकी प्रतिभा से हम सभी परिचित हुए, आपके उद्बोधन से लाभान्वित हुए। आपने हम लोगों के एक निवेदन पर हमारे वेबिनार में मुख्य अतिथि बनना स्वीकार किया। इसके लिए मैं स्वयं की ओर से, अपने आयोजक मंडल की ओर से आपका हृदय से आभारी हूँ, प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सभी को। मैं पारिजात सर को माइक करता हूँ, अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें कुलपति जी को। सौरभ एक मिनट सौरभ। Before the presidential remarks go, I would like to thank million thankful to you ma'am. We are कि आपने हम लोगों का सच में आग्रह स्वीकार किया। मैं तो बहुत परेशान अनुभव है, लेकिन जिस प्रकार से आपने हम लोगों को उद्बोधन दिया और आपने मार्गदर्शन दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और
व्यक्तिगत धन्यवाद सहाय सर को कि सर आपने इस पहलू से हम लोगों को परिचित कराया, मैम के इस बहुत सारे अच्छे पहलू से जिसको हम लोग नहीं जानते थे उससे भी परिचय कराया। साथ ही साथ आभार समस्त वक्ताओं का, आभार आपको अभी सौरभ देंगे, लेकिन मैं स्वागत भी करना चाहती हूँ कुछ हमारे स्पीकर, मैम रश्मि मैम, अर्चना सिंह मैम, डॉक्टर निशा सिंह दीदी जो कल भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत आभार कि आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और इस वेबिनार का हिस्सा बने। ओवर टू यू सौरभ। अनम्यूट कर लो सौरभ, प्लीज अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अंतरा मैम के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम मुख्य अतिथि के तौर पे हम लोगों को आपने जो उद्बोधन किया और जिन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट किया वो 2 दिन के विमर्श में कहीं छूट गया था कि महिलाओं को आधुनिकता के दौर में जो ड्रग्स एंड अदर प्रॉब्लम्स है उनका क्या प्रभाव हमारे समाज पर और कैसे परिवार पर उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब उद्बोधन के क्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर TN सिंह सर को आमंत्रित करता हूँ। सर, आपकी प्रेरणा से आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का इस संक्रमण काल में भी एक कीर्तिमान स्थापित हुआ जिसमें कि 100 से ज़्यादा वेबिनार आयोजित करने का गौरव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को ही प्राप्त हुआ। सर, आपकी इस प्रेरणा के लिए हम सभी आपके आभारी हैं और आपके इस क्षमता के विकास में जो आपने कार्य किया है हम सभी ऋणी हैं और आपके अध्यक्षीय उद्बोधन से लाभान्वित हों ऐसा हमारी कामना है। सर, प्रोफेसर TN सिंह सर। आज इस सत्र के सभी विशिष्ट वक्ता डॉक्टर उमेश सिंह जी जो हमें दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर अर्चना सिंह जी, इसके संयोजक डॉक्टर KK सिंह जो कि ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे हैं, एक शोधपीठ के उत्तरदायित्व जो मिला है उसके कारण NSS का कार्य देखते हुए डॉक्टर भावना वर्मा जी, प्रोफेसर निरंजन सहाय जी और इससे जुड़े हुए तमाम जो विद्यापीठ से और विद्यापीठ के बाहर से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं अभिवादन करना चाहता हूँ। मैं बड़े देर से देख तो नहीं रहा था लेकिन सुन रहा था आप लोगों को, क्योंकि मैं कार्यालय में बैठा हूँ तो कई बार ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि हम कुछ करते भी रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन बड़े ही अच्छे विचार आए और बड़े ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन के ऊपर विस्तृत में चर्चा किया, अत्यंत ही सराहनीय है। और कुछ ज्वलंत मुद्दे जो सामने आए हैं और जिनको कि कल हम नहीं डिस्कस कर पाए, आपने यहाँ डिस्कस किया। अब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब 2 शब्द आते हैं तो रोल में हम मॉडल रोल देखना चाहते हैं। एक आदर्श रोल की परिकल्पना करना ये आवश्यक है और जब उत्तरदायित्व की बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि हम सबको ध्यान देना चाहिए। तो हमें नारी को रोल मॉडल के रूप में यदि देखना है तो वो रोल मॉडल होना चाहिए, ना कि रोल होना चाहिए। रोल तो सभी करते हैं, अच्छा काम करना भी रोल में है, खराब करना भी रोल में है, लेकिन मॉडर्न जो है आइडियल रोल होना चाहिए। जिस तरह से आदर्श पुरुष आदर्श महिला की हम जब परिकल्पना करते हैं, जब सोच करते हैं क्या ऐसा हमारा
नारी समाज में बहुत सारे नारी के अंदर इस तरह का क्या ऐसा भाव आया है। अब वो जमाना गया जब हम रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण दे करके अपने को गौरवान्वित करें और पुरुष महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल दे के अपने को गौरवान्वित करें, वो समय चला गया। पास्ट इज पास्ट। उस भूत को थोड़ा सा भूत ही रहने दीजिए, उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं करना चाहिए। लेकिन आज किस तरह के आदर्श की जरूरत, वो देखना बहुत ही जरूरत है। नारी सशक्तिकरण का मतलब विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो मैं आप सारे लोगों से यही आग्रह करता हूं कि जो हमारी सांस्कृतिक समरसता है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो पहचान है, ऐसा नहीं मुझे लगता कि साड़ी पहनने से कोई महिला को मॉडर्न नहीं माना जाएगा और जींस और टी शर्ट पहनना ही। वस्त्र से मॉडर्न होना अलग बात है, विचारों से मॉडर्न होना अलग बात है। आज हमें विचारों से मॉडर्न होने की आवश्यकता है। ये वस्त्र से मॉडर्न हो जाएंगे आप, विचार से नहीं होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें अपने संस्कारों से मॉडर्न होना और जो पुरानी अपनी जो आपकी थाती है उसको भी आगे लेकर के चलने का आप प्रयास करिए, तभी सशक्तिकरण होगा। सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि उस रोल को देख करके कोई आदमी अपना प्रतिबिंब उसमें देखे और वैसा बनने का प्रयास करे। ये मुझे ऐसा यदि होता है नारी समाज में कि कोई दूसरी नारी उसको देख करके बोले कि मुझे ऐसा ही बनना है, ये होना चाहिए, तब जाकर के सशक्तिकरण होगा। आज हम देख रहे हैं स्वतंत्रता के नाम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ फूड, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये तो अच्छी बात है, सब में फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन ये भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अति सर्वत्र रक्षते, किसी भी चीज को अति मत करिए। एक सोने का समय होता है, एक जागने का समय होता है, खाने का समय होता है, एक प्रकृति ने बनाया उस समय को, बायोलॉजिकल सिस्टम है आपका, उसमें व्यवधान नहीं करना चाहिए और उसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें अपनी बच्चियों को, जो हमारे रोल मॉडल माताएं बहनें सारे लोग हैं, उनको ये देखना चाहिए कि जो आपकी बच्ची है वो किस तरह के व्यवहार करती है, वस्त्रों से आधुनिक हो रही है कि विचारों से आधुनिक हो रही है। इस द्वंद्व को पहचानने के बाद गार्जियन का रोल बढ़ जाता है और उसमें जो है वुमेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है, क्योंकि वो शेपर होती हैं सोसाइटी की, वही शेप देती है बच्चों में जो भी संस्कार आते हैं उन सब का। तो ये बहुत ही आवश्यक है। आज हम केवल अधिकारों की लड़ाई लड़ने में हम सारे लोग तेज हैं और उसमें महिलाएं भी पीछे नहीं है, ये भी अच्छी बात है, रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके साथ कर्तव्यों का निर्वाह भी करना बहुत ही आवश्यक है और उसी के कारण आपका अधिकार का क्षेत्र जो है डिसाइड है। तो ये चीज जो है निकल करके मुझे लगता है कि आपके सबके विचारों से जो मुझे लगा कि इन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और बाह्य सुंदरता का बहुत कोई अर्थ नहीं होता है, आंतरिक सुंदरता कितनी है वो देखिए। न राम बहुत गोरे थे, न कृष्ण बहुत गोरे थे, लेकिन वही आदर्श है। तो रंग से कुछ नहीं होता है, अंतरंग में कैसा आप दिखते हैं वो बहुत आवश्यक है। और इस तरह के संस्कार हम लोगों को, नई जनरेशन को देना चाहिए। जहाँ तक जरूरी है कि अति सेवन जो आजकल हो रहा है, ड्रग्स का, नशा का, कई तरह की चीजें बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े संस्थानों में देखने को मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि गांव की किसी महिला को हम दिखा दे तो मेरी माता जी देखेंगे तो बेहोशी हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, कि उन्होंने सोचा नहीं, ऐसा कभी देखा नहीं, ऐसी कोई कल्पना नहीं की। हम लोग भी बॉम्बे हम गए थे तो हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता था, कई बार सर नीचे करके चले जाते थे, क्योंकि हमने ऐसे जो है सीन देखे ही नहीं थे, न ऐसा सोचा था कि ऐसा हो सकता है। तो क्या ये आधुनिकता का परिचायक है?
हम रात को 3 बजे आएंगे, घर पे सोएंगे, ये हमारी स्वतंत्रता है। दिन में 11 बजे सो के उठेंगे, ये हमारी स्वतंत्रता है। ये आधुनिकता का यार्डस्टिक है। हमने बाहर के लोगों से बहुत सारी गलत चीजें सीखी, अच्छी चीजें सीखने का हम प्रयास किए नहीं। उनके अंदर अनुशासन है, उनके अंदर कर्तव्य निष्ठा है, क्या उसको हम लोगों ने अपनाया? स्वच्छता अपनाया? ये सारी चीजें नहीं अपनाई। क्या अपनाया हमने? उनके यहाँ जो काल विशेष में समय के कारण जो जिस तरह के परिधान है, अनुकरण करके हम लोगों ने सोचा कि हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्रांस के लोग जैसा पहनते हैं भारतीय वैसा पहने, इटली के लोग जैसा पहनते हैं वैसा हम पहने, तब हम जाके आधुनिक होंगे। मुझे लगता है कि ये हमारी पहचान नहीं, ये हमारी पहचान है नहीं। और दूसरों की पहचान से अपनी पहचान बनाने पे बहुत परेशानी होगी, उसमें स्थायित्व नहीं रहेगा। मैं के सिंह जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इतने अच्छे विषय पर इस संक्रमण काल में किया। निश्चित तौर पे जो महिलाओं ने कार्य किया है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में किया हो, आंगनबाड़ी के रूप में किया हो, या और भी बहुत सारे कम्युनिटी किचन के रूप में किया हो, अवेयरनेस के लिए किया हो, ये सारा बड़ा ही अनुकरणीय है और बड़ा ही सराहनीय काम है। और मुझे लगता है कि उनके योगदान को न कभी इतिहास में भूला है, न वर्तमान भूलेगा, न भविष्य भूलेगा। इसलिए ये सशक्तिकरण नहीं करके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम लोगों ने की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी वक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय दिया। खास करके संयोजक महोदय के प्रति आभार एवं धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दो ऐसे पहलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके माध्यम से मैं सारे वॉलंटियर्स से ये कहना चाहती हूँ कि सारे बच्चों सर ने दो बातें बताई हैं, कर्तव्य निर्वहन और सांस्कृतिक उत्थान। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेके ही हमको आधुनिक बनना पड़ेगा। हम सो कॉल्ड आधुनिकता में ना रह के, वस्त्र विन्यास से आधुनिक ना होके हम अपने भाषाई और अपने चारित्रिक उत्थान का कारण बने, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर पारिजात सौरभ को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर उदिता मैम, आपने मुझे धन्यवाद ज्ञापन का अवसर प्रदान किया। आज इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के समापन सत्र के मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर अल्पना सिंह, मीना चौधरी मैम, आप लोगों के उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हुए। आप लोगों का विशेष धन्यवाद। डॉक्टर उमेश सिंह सर, आपका भी विशेष धन्यवाद। आपने अपने इस समय से ये समय हमें निकाल कर दिया। हमारे इस वेबिनार में मुख्य अतिथि के तौर पे प्रोफेसर भावना वर्मा मैम, मैं आपको भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उद्बोधन के क्रम में डॉक्टर अंकिता गुप्ता मैम, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा और अन्य प्रतिभागियों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अध्यक्षीय उद्बोधन से मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर अल्पना मैम, आपका विचार हमारे छात्रों ने सुना और कैसे इस आधुनिकता के दौर में हमारे ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी है कि हम अंधानुकरण न करें और आधुनिकता को ड्रग्स और इन चीज़ों में न खोजते हुए अपने संस्कारों में हों। आपका विशेष धन्यवाद। यूजीसी नोडल ऑफिसर प्रोफेसर निरंजन सहाय सर, आपने जो सार्वजनिक विचार व्यक्त किए, आपको विशेष धन्यवाद। मुख्य अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय प्रोफेसर टीएन सिंह सर, आपका विशेष आभार कि आपकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ एवं हम आगे भी इस तरह के बौद्धिक विमर्श के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे। धन्यवाद के क्रम में समन्वयक डॉक्टर के सिंह सर, आपका विशेष आभार कि आपकी ऊर्जा और आपके दिशा निर्देश से हम लोग इस कार्यक्रम को
पूर्ण करने में सफल रहे। अब मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर टी.एन. सिंह सर से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। माननीय कुलपति के अनुमति से इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। सभी वक्ताओं और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।